जी, कल हम लोगों ने मेजरमेंट सब्सीक्वेंट इनिशियल रिकग्निशन शुरू किया था, जिसके अंदर आपका ने कहा था कि फर्स्ट टाइम तो एसेट आप लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब्सीक्वेंटली जब रिपोर्टिंग डेट आए तो क्या किया जाए। तो आपका ने कहा था आप लोगों का सोचते हैं दो मॉडल। एक मैंने कहा था कॉस्ट मॉडल, जो आप आईटीए में भी यूज करते थे, जिसमें आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस पे लिखा करते थे। दूसरा आप लोगों को मैंने कहा था होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, जो कि इस स्टेज पे आप लोगों से एग्जामिनेबल ज्यादा होता है। रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको ने कहा था एसेट को उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पे लिखा जाता है और सब्सिक्वेंटली अगर कोई डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट लॉस आए तो वो माइनस कर दिया जाता है। रिवैल्यूएशन मॉडल थ्योरेटिकली मैंने आपको डिस्कस किया था, 3-4 इसके मेन पॉइंट मैंने बताए थे। स्टैंडर्ड कहता है जब एक एसेट रीवैल्यू करेंगे तो उस क्लास के तमाम एसेट रीवैल्यू हुआ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपका ने कहा था कितना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करूं, ये उन्होंने कहा था नेचर ऑफ एसेट पे डिपेंड करता है। अगर कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस हो तो 3 से 5 साल में एक दफा रीवैल्यू कर लो, और जिस किसी साल इंडिकेशन मिले कि इसकी फेयर वैल्यू इसकी कैरिंग अमाउंट से मटीरियली डिफरेंट है, उस साल भी कर लो। लेकिन अगर वोलेटाइल प्राइस है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है, हर साल रीवैल्यू करो। रिवैल्यूएशन के लिए आपको ने कहा था बेटर होता है इंडिपेंडेंट पर्सन रीवैल्यू करे, लेकिन आपका अपना एम्प्लॉय कर सकता है, उसके एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि जब आप रीवैल्यू करते हैं कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर कीमत कम हो जाए तो हम रिवैल्यूएशन लॉस कहते हैं और वो एक्सपेंस होता है। अगर कीमत बढ़ जाए तो उसे आप लोग क्या नाम देते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, उसे आपने कहा था ओसीआई में लिख के पार्ट ऑफ इक्विटी बना दिया जाता है। कल आपको मैंने आखिरी चीजें लिखवाई थी, वो यूजेस ऑफ सरप्लस लिखवाए थे। आपको मैंने कहा था आज मैंने एक एसेट रीवैल्यू किया, कीमत बढ़ गई, सरप्लस आ गया। अगले साल इसी एसेट को रीवैल्यू किया और इसकी कीमत में कमी आ गई, तो क्या करेंगे आप लोग, उसी सरप्लस में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे लॉस आ जाए सेम एसेट का, तो उसके सरप्लस में से ऑफसेट या माइनस किया जा सकता है। देन नंबर 2 पे आपको ने कहा था कि जब आप रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन पहले से बढ़ जाती है। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आई है उतनी अमाउंट अगर आप चाहें तो सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो। एंट्री आपको ने करा दी थी सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। तीसरा यूज आप लोगों ने लिखवाया था कि जब कभी रीवैल्यूड वाला एसेट बेच दोगे तो फिर इसका जितना भी सरप्लस पड़ा होगा उस सारे के सारे को आप लोग क्या कर देंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। आखिरी चीज आपको ने कहा था, अब चूंकि आपको सिलेबस में आई के आपने डाल दी है पिछली टाइम से, तो आपको ने कहा था कि इंपेयरमेंट लॉस अगर आ जाता है रीवैल्यूड एसेट का, तो वो भी उसके सरप्लस में से माइनस किया जा सकता है। तो ये इसके ना 3-4 यूजेस मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आज आपका ने कहा था इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग शुरू करेंगे। सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपने साथ साथ करते जाना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट करते हैं जी 1 जनवरी 21 आप लोगों ने एक एसेट खरीदा,
जी, अब आपको कहने का 1 जनवरी 21 को आपने मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए और यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स। दिसंबर 21 यानी ईयर एंड पे जाके आपने इसको रीवैल्यू किया। रीवैल्यूड अमाउंट ऑप्शन ए में मैंने कहा 1.5 लाख रुपए और ऑप्शन बी में मैंने आपको कह दिया 2,50,000, यानी 2 इंडिपेंडेंट ऑप्शन बना दी। आपको कहा जा रहा है पास एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2021 यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अच्छा, एंट्रीज पास करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू, एक नेट। आपके सिलेबस में नेट ही है, इसलिए उसी के मुताबिक ही मैं कराऊंगा। तो ये अक्सर आपका एग्जामिनर ना पेपर में लिख देता है यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। वो इन केस अगर ना भी लिखे तो भी आपने एंट्रीज यही करनी है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपके यही है। अच्छा जी, अब इसको हम जरा सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एंट्रीज देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अब ये नहीं करना कि जी 2 लाख वाला ऐसे 1.5 लाख का हो गया। उसकी रीजन ये 2 लाख का ये किस डेट पे था? जनवरी 21 को। ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है ये मैंने कब की दी है? दिसंबर की। तो 1 साल जब यूज कर लिया तो एसेट 2 लाख का तो नहीं रहा होगा। इन शॉर्ट आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं, जिस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट दी हो पहले उस दिन की कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू निकाला करें, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब इसका मतलब जब आपने 1 साल यूज किया तो पहले मुझे 1 साल उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए। तो 1 जनवरी 21 को जब आपने एसेट खरीदा था उस वक्त तो उसकी कॉस्ट निकल आई थी 2 लाख। 31 दिसंबर 21 अब आप करोगे इसको डेप्रिशिएट कितने ईयर्स में? 10 ईयर्स में। तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000। अच्छा, अब बाकी अमाउंट कितना बची? 180,000, ठीक है। ये आप लोगों का आ गई नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट ऑप्शंस दी थी इसलिए मैं उसकी वर्किंग अलग से कर लेता हूं। तो ऑप्शन ए के मुताबिक, अच्छा, आपकी नेट बुक वैल्यू एसेट की क्या थी? 1,80,000, जबकि इसकी रीवैल्यूड अमाउंट ये कितना आ गई? 150,000। 30,000 का डिफरेंस आ गया। 30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कम होगी? कम हो गई। आपको मैंने कहा था अगर एसेट रीवैल्यू करो और कीमत कम हो जाए, क्या नाम देते हैं उसको? रीवैल्यूएशन लॉस। और स्टैंडर्ड कहता है कि अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करो और एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए तो वो जो रीवैल्यूएशन लॉस है ना वो आप लोगों का एक्सपेंस शो हुआ करेगा। अब पहले हम यहां तक की एंट्रीज देख लेते हैं, फिर बी की वर्किंग करके उसकी एंट्रीज देख लेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट ना पेपर में आपने केयरफुली पढ़नी है। आप लोगों के पेपर में कभी तो वो कहते हैं कि जी जैसे मैंने इधर लिखा है ना कि पहले साल की एंट्री कर दो, इसका ना खरीदने से लेके रीवैल्यूएशन तक सारी एंट्रियां होंगी। लेकिन एक दफा आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, उसने 2-3 साल का डेटा देके उसने कहा था सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली एंट्री करना, मतलब ना एसेट खरीदने की एंट्री करने की जरूरत है ना डेप्शन लेने की जरूरत है, बस रीवैल्यूएशन वाली एंट्री करनी। तो इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आंसर दिया करें। ज्यादा आप लोग लिखाते हैं ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, कम लिखते हैं तो मार्क्स काट जाता है। तो बस फिर उतना ही लिखें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो, ताकि ना ज्यादा लिख के टाइम ज़ाया हो ना कम लिख के मार्क्स लूज हो।
तो अब इसकी फिलहाल मैंने पूरी एंट्रीज पूछी थी। सो 1 जनवरी 21। अच्छा, अब जब आप लोग मशीनरी खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? 2 लाख से। दिसंबर 21 आप लोगों का ईयर एंड आ गया। अच्छा, ईयर एंड पे आप लोगों ने क्या काम करना होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना होती है। क्या एंट्री बनती है उसकी? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, किस डेट पे रीवैल्यू किया? 31 दिसंबर पे किया। हम लोगों ने एंट्रीज करनी है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड के साथ। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में जब भी रीवैल्यू किया जाता है उस डेट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो एसेट के अगेंस्ट क्लोज किया जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टोटल कितनी फिगर आ रही है? 20,000। इससे पहले तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं ना चार्ज हुई, तो इस 20,000 को एसेट के अगेंस्ट क्लोज करना है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया हुआ है, क्लोज करने के लिए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इस काम को करने की वजह से एसेट अपनी ना बुक वैल्यू पे आ जाता है, कैरिंग अमाउंट पे आ जाता है। अब देखिए वो कैसे। एसेट क्रेडिट डेबिट कितने से था? अभी क्रेडिट कितने से हो गया? 180 हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट था 20,000 से, डेबिट 20,000, 0 हो गया। तो इसका मतलब एसेट की वैल्यू क्या रहेगी? 180,000। और 180,000 उसकी क्या चीज थी? नेट बुक वैल्यू। तो जब भी रीवैल्यू किया करेंगे तो पहले एसेट को उसकी बुक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद आपने कंपेयर करके देखना है सरप्लस निकला, लॉस निकला और उसकी एंट्री डालें। यहां पे हमारा क्या निकल आया था? लॉस आपके लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। सो इसलिए 31 दिसंबर को ही एंट्री कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट। इससे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई? कम हो गई। तो मशीनरी 30,000। अच्छा, आई कैप ना नेट एंट्री कर देता होता है। मतलब देखें, लॉस एक्सपेंस है ना, अल्टीमेटली एक्सपेंसेस में किस में ट्रांसफर होना होता है? एसओसीआई में। तो आप लोगों का ना आई कैप स्टडी टेक्स्ट में अक्सर इसकी जगह लिख दिया करता है एसओसीआई। गलत नहीं है एक्चुअली, पहले लॉस का अकाउंट ओपन होगा, बाद में फिर क्लोज भी होना होता है, तो वो डायरेक्ट ही एसओसीआई लिख देता है। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट रिवैल्यूएशन लॉस टू मशीनरी लिखेगा वो भी ठीक है, अगर कोई एसओसीआई टू मशीनरी लिख दे वो भी ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल होती। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज के बाद एसेट अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे आ जाता है। यानी इसको मैं चेक भी कर सकता हूं कि मैंने एंट्रियां ठीक की हैं कि गलत। देखिए, मशीनरी डेबिट कितने से हुई थी? 2 लाख। इधर क्रेडिट कितने से हो गई? कितना हो गया? 180। फिर क्रेडिट कितने से हो गया? कितना हो गया? 150। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ था 20,000 से, डेबिट 20,000 से, 0 हो गया। 150 माइनस 0 150। तो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी देखें क्या थी। तो एक्चुअली अगर मैंने एंट्रियां सही रिकॉर्ड की हैं ना तो एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट जितना आ जाना चाहिए, वरना कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह चेक भी मैं कर सकता हूं कि एंट्रियां मैं ठीक करके आ रहा हूं कि गलत हो रही हैं। अच्छा, ये वाली जो मैंने एंट्री की है ना, ये थी अंडर ऑप्शन ए में लॉस निकला था ना हमारा। अच्छा, ये एंट्रियां कॉमन ही हैं। अब मुझे दोबारा बी केस के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली एंट्री बी केस की मैं अलग से कर दूंगा। तो अब आते हैं ऑप्शन बी पे।
जी नेट बुक वैल्यू हमारी कितना थी 180,000। लेकिन ऑप्शन बी में मैंने कहा अज्यूम करें कि आपकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो आ गई 250,000। क्या रिजल्ट निकला? 70,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई और फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करें और वैल्यू बढ़ जाए, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। और आपको मैंने कहा था स्टैंडर्ड कहता है इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखने के बाद पार्ट ऑफ इक्विटी बनाया करो। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, डेबिट करना चाहिए। सो मशीनरी डेबिट। सरप्लस आपको मैंने कहा इक्विटी का पार्ट होता है। इक्विटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अच्छा आपको मैंने कहा था सरप्लस किस में जाना होता है? ओसीआई। आई कैप अपने स्टडी टेक्स्ट में ना इसकी जगह लिख दिया करता है ओसीआई। जी बस वैसे हमने कंपैरिजन किया ना, उस वजह से मैंने ब्रैकेट वगैरह कोई नहीं डाली कि मैंने आपका था बस इन दोनों फिगर को कंपेयर करके देखो डिफरेंस कितने का। पेपर में ब्रैकेट ना डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसलिए वर्किंग है ना, वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जहां कहीं माइनस करना हो तो वो तो फिर आपने लास्ट में डाल दिया। अच्छा अब हम दोबारा चेक करते हैं क्या एंट्रीज के बाद एसेट रीवैल्यूड फिगर पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। देखें डेबिट मशीनरी कितने से की थी मैंने, क्रेडिट कितने से कर दी, कितना हो गया 180। अब इधर मैंने डेबिट कर दी कितने से 70, 180 प्लस 70 250। एक्यूमुलेटेड एप्सन 20,000 से क्रेडिट, 20 से डेबिट कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो 250 माइनस जीरो 250। और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी क्या थी 250 थी। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बेसिक एक एग्जांपल कराई है जिसमें फर्स्ट ईयर मैंने रीवैल्यू किया और एक सिचुएशन में एसेट की वैल्यू कम हो गई, दूसरे में बढ़ गई, और दोनों के मुताबिक हमने इसकी एंट्रीज पास करके देखी हैं। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखते हैं।
जी हो गया। अच्छा अब देखिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी मैंने कहा 4 लाख है, लाइफ है 5 साल, जनवरी 2022 को रीवैल्यू किया, या ऑप्शन है ये कीमत आ गई ये आ गई, और पहले 2 साल की एंट्रीज आपसे मांगी जा रही हैं। अच्छा एक दफ़ा इसको ज़रा खुद ट्राई करें फिर मैं कराता हूँ। केस 1 के मुताबिक अभी खुद ट्राई करें पहले। कंट्रोल कंट्रोल शॉर्ट जी। अब 1 जनवरी 21 को जब आप लोगों ने एसेट खरीदा तो इसकी कॉस्ट थी 4 लाख। अच्छा जब दिसंबर 21 आया आप इसको ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करेंगे कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स। कितना आ गया? माइनस किया तो इसकी नेट बुक वैल्यू 3,20,000। अच्छा अब आपको मैंने कहा था ऑप्शन ए के मुताबिक अभी कीजिएगा, तो नेट बुक वैल्यू आप लोगों की निकली है 320,000, जबकि इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितना आ गई? 270,000। तो 50,000 रुपए से वैल्यू में कमी आ गई। क्या नाम दे देंगे इसको?
रीवैल्यूएशन लॉस, और इसको क्या शो करा देंगे, एक्सपेंस शो करा देंगे। अच्छा, अब आपका ने कहा था पहले साल की एंट्रीज कीजिएगा। सो 1 जनवरी को जब एसेट खरीदा तो एंट्री होगी मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट 400 से। जब ईयर एंड आया आपने इसको डेप्रिशिएट किया 80,000 से। रीवैल्यू कब किया था, 1 जनवरी को। जिस दिन रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यूएशन वाली एंट्री उस दिन डलनी है। इसका मतलब 1 जनवरी 22। अब नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू से आप लोगों ने एंट्री करनी थी, और आपका ने कहा था इसमें जब भी रीवैल्यू किया जाता है तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्या करते हैं, एसेट के अगेंस्ट क्लोज कर दिया जाता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट कितने से, 80,000। अच्छा, अब आप लोग इसको जब रीवैल्यू कर रहे थे तो क्या रिजल्ट निकल आया था, लॉस आ गया था। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। जी, अब कितना का लॉस निकला था, 50,000। अब आ गया आपका ईयर एंड। जब ईयर एंड आएगा तो फिर क्या काम करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगी। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि रीवैल्यूड अमाउंट को आफ्टर कंसीडरिंग रेजिडुअल वैल्यू रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट किया करो। मतलब जब एक दफा रीवैल्यू कर लिया, आइंदा की डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है आपने, रीवैल्यूड अमाउंट को आफ्टर कंसीडरिंग रेजिडुअल वैल्यू रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करें। क्या मैंने रेजिडुअल वैल्यू दी थी, नहीं। इसका मतलब अब जब मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो रीवैल्यूड अमाउंट कितना निकली थी आप लोगों की, इस 270,000 को डिवाइडेड बाय 4 रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, तो रिमेनिंग लाइफ आप लोगों की क्योंकि 5 साल थी ना, 1 साल पहले गुजर चुका है, 4 साल रहेगी भी, तो डिवाइडेड बाय 4। जी देखें कितना था, 37566। तो ये हम लोगों ने इसके केस ए के मुताबिक एंट्रीज कर दी। ठीक है, यानी यहां से ए के मुताबिक एंट्रियां शुरू हो गई थी। अब जब ऑप्शन बी के ऊपर आऊंगा तो नेट बुक वैल्यू आप लोगों की कितना निकली हुई थी, 320,000, जबकि रीवैल्यूड अमाउंट क्या रिजल्ट निकला, अब ऑप्शन बी के मुताबिक जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है ना आपकी, तो मशीनरी डेबिट
ठीक है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री हमारी कब होगी? 1 जनवरी 22 को। अमाउंट आई थी इसकी 180,000। अब जैसे ही आप लोगों का ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट कितने अरसे में? 5 लाख को 4 साल में। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ तो 4 साल थी ना, तो ये आ गया आपके पास 125,000। और किसी चीज की एंट्री करेंगे या नहीं? आप लोगों को कल मैंने यूजेस ऑफ सरप्लस लिखवाए थे, उसमें सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखा था? एक्सेस डेप्रिसिएशन। आपका ने कहा था जब रीवैल्यू करते हैं ना तो आइंदा ईयर की डेप्रिसिएशन पहले से बढ़ जाती हैं। जरा गौर करें, पहले डेप्रिसिएशन कितना होती थी, अब कितना आई है? 125। कितनी फालतू डेप्रिसिएशन निकल आई? 45,000। उसकी आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या एंट्री पड़ी थी? हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट निकली थी? 45,000। उसमें पहला साल ही था, इसमें अगला साल भी आ गया ना, यानी उसका तो दिसंबर 2021 में ख़त्म हो गया था, ये इसका दिसंबर 22 भी आ गया था उस वजह से। जी, यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, ये 45,000 की फिगर कैसे कंप्यूट किया आप लोगों ने? अब आप लोगों ने क्या किया था? 80,000 और 1,25,000 का डिफरेंस ले लिया। ये तरीका हर दफा नहीं चलना, ठीक है? आई कैप ने आपके पेपर में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पॉइंट डाल दिया था ये वाला। अब जिन बच्चों ने इस तरह डिफरेंस करके कैलकुलेट की उनकी डेप्रिसिएशन गलत निकली थी। एक्चुअली इसका जो प्रॉपर तरीका है ना वो ये होता है एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालने का कि रीवैल्यूएशन सरप्लस ओवर रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, ये इसका प्रॉपर तरीका होता है, सरप्लस ओवर रिमेनिंग लाइफ। अगर देखें सरप्लस कितना था आप लोगों का आया 180 को रिमेनिंग लाइफ यानी 4 ईयर पे डिवाइड करें 45,000 आ जाता है। एक्चुअली प्रॉपर तरीका इसका ये है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ना कोशिश किया कीजिएगा प्रॉपर तरीका। मसलन बीइंग अ टीचर हमें पता है कब ये इस तरह मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, डिफरेंस कंपेयर करके हो जाएगा, कब नहीं होगा। बट बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एग्जाम में क्योंकि प्रेशर भी होता है तो उसमें चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग एक्सेस डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले से निकाला कीजिएगा, सरप्लस ओवर रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, अब ये एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोगों ने ना घर से ट्राई करना है।
जी ये एग्जाम्पल 3 आप लोगों ने घर से ट्राई करनी है। कौन सा? हाँ ये इधर 2 years। अच्छा अब इस क्वेश्चन को ना आप लोगों ने घर से ट्राई करना है। अभी तक जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं या इवन ये करने के लिए दिए है, इन सब में रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम ही हो रही है। पेपर में एग्जामिनर क्या करता है, कंसेक्टिव 3-4 रिवैल्यूएशन देता है। मसलन दिसंबर 2022 को रिवैल्यू किया, ये फिगर आ गई, अगले साल रिवैल्यू किया, ये फिगर आ गई, उस अगले साल की अब ये आ गई। मैं तो इंडिपेंडेंट केस दे रहा था ना, या ये हुआ या ये हुआ। वो इस तरह नहीं करता, वो कहता दिसंबर 2022 को ये आई, दिसंबर 2023 को ये आई, दिसंबर 2024 को ये अगली फिगर आई। तो आपके कंसेक्टिव ईयर्स आ जाते हैं। एक्चुअली अभी तक मैंने आपको ना फर्स्ट ईयर की ट्रीटमेंट बताई है कि अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करें, वैल्यू में कमी आ जाए तो लॉस होगा, और अगर वैल्यू बढ़ जाए तो सरप्लस होगा। लॉस हुआ तो मैंने कहा एक्सपेंस शो करा दीजिएगा, सरप्लस हुआ तो ओसीआई में लेकर पार्ट ऑफ इक्विटी बनाइएगा। लेकिन ये है फर्स्ट टाइम के लिए। अब मसला अगर सेकंड टाइम रीवैल्यू करूं तो क्या होगा? सेकंड टाइम रीवैल्यू करके जो रिजल्ट निकलेगा उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पिछली रीवैल्यूएशन का रिजल्ट देखना पड़ता है। देखें पॉसिबिलिटी तो है ना, मैंने इस साल रीवैल्यू किया, लॉस निकल आया, अगले साल दोबारा रीवैल्यू किया, मजीद लॉस निकल आया, या इस साल रीवैल्यू किया, लॉस निकला, अगले साल रीवैल्यू किया, कीमत बढ़ गई, एंड वाइस वर्सा। इस साल रीवैल्यू किया, कीमत बढ़ गई, अगले साल रीवैल्यू किया और बढ़ गई, या इस साल रीवैल्यू किया, कीमत बढ़ गई, अगले साल किया कम हो गई। तो अब वो कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर जब चेंज आएगा उसको कैसे काउंट फॉर करना है, स्टैंडर्ड है ना, उसकी कुछ गाइडलाइन हमें दी हुई है, हमें उसको फॉलो करना होता है। तो आज मैं इसको सिर्फ ईयर 1 तक का ही रहने देता हूं, ताकि एक दफ़ा आप लोग ये एग्जाम्पल भी कर लें, थोड़ा सा आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रियां करनी आ जाएं। पेपर में आपको ने कहा 3-3, 4-4 कंसेक्टिव ईयर का डेटा दे के वो कहते हैं एंट्रियां करो, लेकिन उसके लिए पहले हमें सब्सिक्वेंट ईयर की ट्रीटमेंट्स का पता होना चाहिए। तो कल भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी जिसमें हम सब्सिक्वेंट ईयर की रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट्स देखेंगे। तो ये वाली चीज़ें ज़रूर रिकॉल करके आइएगा, क्योंकि इसकी कंटिन्यूशन में ही वो आगे जाना है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होती है और उसके रिजल्ट में इंक्रीज या डिक्रीज आ गया तो उसको हम किस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरी ऑन किया करेंगे। थैंक यू।